नमस्कार साथियों। देखिए कि जैसे आज हम बात करेंगे पुष्कर नौमांस के बारे में। सबसे पहले पुष्कर नौमांस होता क्या है? देखिए कि आप जानते होंगे कि जैसे ये नौमांस जो वर्ग कुंडली होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली होती है। बाकी सभी वर्गों में इसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है और इसमें भी आप जानते होंगे जैसे कि जिस तरह भाव के कई तरह के नौमांस होते हैं, 64वाँ नौमांस हो गया या फिर आपका उसके बाद आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपका वो आ जाएगा 8 अट्ठाई 64, 8 9 72, 73वाँ नौमांस हो गया, 91वाँ नौमांस हो गया। इस तरीके से अलग-अलग जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है, तो वो किसी एक नौमांस में जाता है। ये तो हो गया भाव का नौमांस। लेकिन राशि के भी पर्टिकुलर कुछ नौमांस होते हैं, यानी कि यदि ग्रह उस राशि के उस कला पर बैठा हो, तो उसको माना जाता है कि वो बहुत ही ऑस्पिशियस जगह पे बैठा हुआ है। जैसे अभी मैं बताऊँगा कि वो किस-किस राशि में पुष्कर नौमांस एग्ज़िस्ट करता है। लेकिन यहाँ तक इसको समझाना मुश्किल नहीं है, तो चलो सब आपको भी जानकारी होगी कि ये क्या होता है। दिक्कत ये है कि इसका जो उपयोग है, वहाँ पर समस्या आ जाती है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में ये भ्रांति है कि ये हमेशा ऑस्पिशियस फल देता है या शुभ फल देता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि रियलिटी ऑफ पुष्कर नौमांस, क्योंकि सारे जो पुष्कर नौमांस होते हैं, वो सारे शुभ नहीं होते हैं। उसमें आज हम कैटेगराइज़ करेंगे कि कौन-सा वाला ज़्यादा अच्छा है, कौन-सा वाला मेडिकोर है, यानी कि मध्यम सा अच्छा है, ना तो बहुत ज़्यादा शुभ है, ना तो बहुत अशुभ, और कौन-सा वाला एकदम उसका बहुत ही डाइल्यूट रिज़ल्ट आता है। क्योंकि सारे पुष्कर नवमास में आप भी देखे होंगे, आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह हो सकता है कि पुष्कर नवमास में गए हों, लेकिन आपको लगेगा कि यार कुछ ख़ास ऐसा रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा है, बस ये बताया गया है कि हाइली ऑस्पिशियस होता है। तो कहने का मतलब है कि पुष्कर नवमास वो अंश होता है, जो आपका यदि ग्रह वहाँ पर जाए तो एक तरीके से उसमें शुभता बढ़ जाती है। ऐसा बताया गया है कि पुष्कर नौमाज में यदि पापी ग्रह भी जाए तो वो जो मार होती है, जो पापी ग्रह जिस तरीके से पीड़ा पहुँचा सकता है, अब वो पीड़ा देने वाली स्थिति में नहीं होगा। और शुभ ग्रह यदि पुष्कर नौमाज में जाता है तो वो और ज़्यादा शुभ हो जाए, ऐसा करके कहा जाता है। लेकिन अभी आप देखिए कि ये जो सारणी दिख रही है यहाँ पर जैसे कि हर एक नक्षत्र, हर एक राशि लिखी हुई है कि पुष्कर नौमाज कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है। जैसे ये जो पहला लिखा है आपका, आप देखिए कि जो मेष राशि है, मेष राशि में देखिए पहला जो पुष्कर नौमांश पड़ेगा ये 20 डिग्री से लेकर के 23-20 तक पड़ेगा। ये भरणी नक्षत्र का तीसरा जो चरण होगा। यदि आपका कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में है और तीसरे चरण में है तो पुष्कर नौमांश होगा। खैर ये तो एक बात होगी, लेकिन आप देखिए कि इस सारणी में कम से कम कुछ नहीं तो पता नहीं कितने 3-3 6 मतलब मुझे तो लगता है कि ये अ, अगर हम मान लीजिए गिनती करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे करके कम से कम मेरे ख्याल से 30-20 हो जाना चाहिए या जो भी हो, इसकी संख्या घट-बढ़ सकती है, मैंने इसको कभी गिना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे पुष्कर नौमांश हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी की कुंडली में कई सारे ग्रह पुष्कर नौमांश में होंगे। लेकिन क्या ये सारे जो पुष्कर नौमांश हैं, क्या ये सारे शुभ हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? पुष्कर नौमांश वैसे कहाँ-कहाँ एग्ज़िस्ट करता है, ये तो मैंने आपको एक सारणी दिखा दी, लेकिन अगर आपको देखना हो कि आपका कोई ग्रह पुष्कर नौमांश में है कि नहीं, तो सबसे पहले आप जैसे जानते हैं कि राशियों के अलग-अलग तत्व होते हैं। अग्नि तत्व की राशि होती है, पृथ्वी तत्व की राशि होती है, वायु तत्व की राशि होती है और जल तत्व की राशि होती है। तो मान लीजिए कि आपका कोई ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठा है। अब अग्नि तत्व की राशि कौन-सी हो जाएगी? तो आपका मेष हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, धनु हो जाएगा। तो मेष, सिंह, धनु में कोई ग्रह यदि आपका 20 डिग्री से लेकर के 23-20 तक बैठा है, तो वो पुष्कर नवमांश में होगा और 26 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में यदि आपका जो अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, उसमें ग्रह बैठा है, तो वो पुष्कर नवमांश में होगा। वही ये चीज़ लिखा है कि पृथ्वी तत्व के यदि पृथ्वी तत्व राशि में कोई ग्रह बैठा है, जैसे वृषभ हो गया, कन्या हो गया, तो उसमें 6:40 से लेकर के 10 डिग्री पुष्कर नवमांश में आती है, तो ये आप सारणी से अपने कुंडली के ग्रहों को देख सकते हैं कि ग्रह आपका पुष्कर नवमांश में है या फिर ग्रह आपका पुष्कर नवमांश में नहीं है। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक सबको मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि पुष्कर नवमांश कहाँ-कहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है। आप इस सारणी से अपने ग्रह को देख सकते हैं कि वो पुष्कर नवमांश में है कि नहीं। बहुत से सॉफ्टवेयर आजकल लिख कर भी दे देते हैं। अब एक बात ये भी है कि देखिए कि पुष्कर नवमांश है वो हमेशा शुभ ग्रह की राशि में पड़ता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जो भी पुष्कर नवमांश है
वो शुभ ग्रह की राशि में पड़ेगा जो कि नौमांश की राशि होती है, ठीक है? यहाँ पर देखिए कि आप जो यहाँ पर मैंने लिखा कि आपका जो भी ग्रह मान लीजिए कि वो भरणी के तीसरे पद में होगा तो वो तुला राशि में होगा पुष्कर नौमांश में, धनु में होगा, लिब्रा में होगा, ये भी तुला राशि, यहाँ पे सेजिटेरियस लिखा है, फिर ये धनु हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा सेक्शन है, ये नौमांश कुंडली की राशियाँ दिखा रहा है और आपका कोई भी ग्रह यदि पुष्कर नौमांश में है, तो नौमांश कुंडली में वो शुभ ग्रह की ही राशि में होगा। शुभ ग्रह जैसे आपका चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, इस तरह की जो राशियाँ होती हैं, इसी में आपका पुष्कर नौमांश के ग्रह आएँगे। ठीक है? अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो यही बात हम कर रहे थे कि गणमूल नक्षत्र जो होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि जितने सारे नक्षत्र लिखे हैं, भरणी, कृत्तिका, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये सारे जो भी नक्षत्र हैं, इसमें कोई भी नक्षत्र गणमूल नहीं होगा, यानी कि मूल में कोई भी पुष्कर नौमास नहीं पड़ेगा, आश्लेषा में नहीं पड़ेगा, आपका मघा में नहीं पड़ेगा, तो ये भी एक बात है कि गणमूल नक्षत्र में कोई भी पुष्कर नौमास नहीं पड़ता है। अब ये हमारा असली काम है कि ग्रेडिंग ऑफ पुष्कर नौमास। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे आप देखिए कि एक बात जो मैंने आपको बताई कि पुष्कर नौमांश हमेशा शुभ ग्रह की ही राशि में पड़ेगा, नौमांश कुंडली में, ठीक है? जैसे भरणी का तीसरा चरण में यदि कोई ग्रह होगा, तो वो आपकी नौमांश कुंडली में तुला राशि में होगा। कृत्तिका के पहले पद में कोई ग्रह होगा, तो नौमांश कुंडली में आपके वो धनु राशि में होगा। तो ये जो भी राशियाँ हैं, ये शुभ ग्रह की राशियाँ हैं। तो कहने का मतलब है यदि मान लीजिए कि नौमांश में जब ग्रह शुभ ग्रह की राशि में आ रहा है, तो क्यों ना हम उन पुष्कर और नौमांश को ज़्यादा महत्व दें जिनकी जन्म कुंडली की भी राशि शुभ हो और नवमांश कुंडली की राशि शुभ हो। कहने का मतलब है जैसे जो पहली कैटेगरी है यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने सी लिखा हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई ग्रह क्रूर राशि में है। अब क्रूर राशि कौन-सी होती है? तो जो क्रूर ग्रह है जैसे आपका मंगल हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, इनकी राशि में यदि कोई ग्रह गया है और वो यदि पुष्कर नवमास में होता है, तो ये जो पुष्कर नवमास है ये सी कैटेगरी का आएगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियल रिजल्ट देने वाला नहीं है, बस थोड़ा बहुत हो सकता है कि ग्रह में कुछ सुधार हो जाए। आप इस पुष्कर नौमास से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पुष्कर नौमास हमेशा सौम्य राशि में पड़ता है, तो जब दोनों तरफ सौम्य राशि हो जाए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में भी कोई ग्रह सौम्य राशि में बैठा है और नौमांश कुंडली में भी सौम्य राशि में बैठा है और वो अगर पुष्कर नौमास में हो जाएगा, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाए कि ग्रह क्रूर राशि में बैठा है और फिर वो वहाँ से पुष्कर नौमास में जा रहा है। तो ये पहला हमारा डिवीज़न है कि सबसे पहले यदि ग्रह क्रूर राशि में बैठा है और वो फिर पुष्कर नौमांश में जाए, तो आप उसको पुष्कर नौमांश ना माने, वो सी ग्रेड का आएगा, वो कुछ विशेष रिजल्ट आपको नहीं देगा। जैसे आप इसमें कौन-कौन से आपके पुष्कर नौमांश पड़ जाएँगे, तो जैसे आप देखिए कि यहाँ पर जो मेष राशि के ये जो दोनों पुष्कर नौमांश हैं, भरणी वाला और कृत्तिका वाला, ये आपका पुष्कर नौमांश में नहीं आएगा। सिंह वाला भी पुष्कर नौमांश में नहीं आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर मेष और सिंह ये जो राशि है, ये दोनों क्रूर राशि आती है। जो धनु वाली राशि में जो पुष्कर नौमांश है अग्नि तत्व की, इसको हम लेंगे क्योंकि धनु राशि शुभ ग्रह की राशि होती है, इसलिए ग्रह यदि धनु में बैठा होगा तो उस शुभ ग्रह की राशि में जन्म कुंडली में बैठा है और साथ में वो D9 में भी यानी कि नवमांश में भी शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आपका कोई ग्रह जैसे मान लीजिए कि मेष में बैठा है, सिंह में बैठा है या मकर में बैठा है या फिर आपका कुंभ में बैठा है या वृश्चिक में बैठा है, तो आप उसको पुष्कर नवमांश की कैटेगरी में ना माने, वो कुछ खास ऐसा विशेष रिजल्ट नहीं देने वाला है। क्योंकि हर पुष्कर नवमांश का आप सोचिए कि अलग-अलग मतलब होगा। यदि सारे ही पुष्कर नवमांश ऑस्पिशियस हो जाएँगे तो फिर तो वो मतलब कि कई लोगों की कुंडली में पुष्कर नवमांश में ग्रह होगा। लेकिन वही है कि लोग कहते हैं कि कोई उसका रिजल्ट आता ही नहीं है, ये फालतू होता है। तो फालतू नहीं होता है, हमें हर चीज़ को तोड़-तोड़ के देखना होगा। और ये जो मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कहाँ से आया है? तो ये मेरा नहीं है, मैंने इसको नहीं तोड़ा है। एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका एक आर्टिकल इस पे आया था श्री नितिन कश्यप का। तो उन्होंने ही इस पे आर्टिकल लिखा था पुष्कर नौमांश पे कि पुष्कर नौमांश क्यों अच्छे फल नहीं देता है। तो उनके ही बदौलत मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो उनका धन्यवाद मतलब जिनका है कम से कम उनको तो मैं याद ही कर लूँ। तो ये बात हो गई हमारी कि क्रूर और सौम्य, तो सी कैटेगरी में आएगा कि कोई ग्रह यदि आपका क्रूर राशि में D1 में बैठा है, नवमांश कुंडली में वो पुष्कर नवमांश में मान लीजिए जाता है, तो आप उसको पुष्कर नवमांश ना माने। फिर जो दूसरा कैटेगरी आएगा वो आता है बी वाला। अब इसका क्या मतलब है कि यदि मान लीजिए जन्म कुंडली में भी वो सौम्य राशि में ग्रह है और नवमांश में भी वो सौम्य राशि में गया है, तो ये आपका हो जाएगा बी कैटेगरी है, यानी कि ये ठीक-ठाक आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। मध्यम सा पुष्कर नवमांश है, ना तो बहुत अच्छा, ना तो बहुत खराब, यानी कि इसको हम ठीक मानेंगे कि हाँ, ये जो पुष्कर नवमांश की कैटेगरी है, ये अच्छी हो जाएगी। अब ये कौन-कौन सी राशियाँ पड़ जाएँगी, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि
अ, आपका ये जो धनु राशि में जो भी ग्रह पुष्कर नवमांश में आएँगे, वो सारे अच्छे हो जाएँगे, बी कैटेगरी में आ जाएँगे। जो वृषभ में आएगा, जो कन्या में आएगा, यानी कि जितनी भी शुभ ग्रह की राशि में यदि ग्रह पुष्कर नवमांश में जाएगा, तो वो सारे के सारे बी कैटेगरी में आएँगे, जो कि बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये क्यों अच्छा हो जाएगा? क्योंकि आप देखिए कि इसकी राशि भी यानी कि जन्म कुंडली की भी राशि शुभ ग्रह की राशि है और नवमांश कुंडली की भी राशि शुभ ग्रह की राशि है। इसलिए ये विशेष रूप से आपका अच्छा हो गया है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं जो ए कैटेगरी है यानी कि यहाँ तक तो हमने बी तक बात की। अब जो ए कैटेगरी है, ए यानी कि सबसे ऑस्पिशियस, सबसे ज़्यादा शुभ, सबसे ज़्यादा शुभता इसी में छुपी हुई है। ये है पुष्कर प्लस वर्गोत्तम। ये यदि आपका हो जाए, अब पुष्कर प्लस वर्गोत्तम का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ग्रह आपका पुष्कर नवमास में जाए और साथ में वर्गोत्तम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह आपका वृषभ राशि में पुष्कर नवमास में जाता है, तो नवमांश कुंडली में भी यदि आपका वो ग्रह वृषभ राशि में बैठा है, यानी कि जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में यदि सेम राशि पड़ जाए और ग्रह पुष्कर नवमांश में हो, तो ये मतलब हाईली ऑस्पिशियस होगा। ये विशेष तौर पे सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस इसी को माना जाता है। और ये जो ए कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे पुष्कर नवमांश आते भी नहीं है, सिर्फ आपके 3 ही आएँगे। अब 3 कौन-कौन से आएँगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 मिनट दीजिए, मुझे इसको लगता है बड़ा करना पड़ेगा, ये काफ़ी छोटा हो गया है। 1 मिनट दीजिएगा। ये देखिए, ये जो आपका ये 3 नवमांश आपका पड़ता है। पहला तो ये आपका ये धनु राशि में पड़ेगा। सबसे जो उत्तराषाढ़ा का पहला पद है, यानी कि धनु राशि में 26-40 से लेकर के 30 डिग्री में यदि आपका कोई ग्रह ग्रह बैठा है, तो ये सजिटेरियस में जन्म कुंडली में भी होगा धनु राशि में और नवमांश कुंडली में भी धनु राशि में होगा। तो ये वर्गोत्तम प्लस पुष्कर नवमांश का होगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस पुष्कर नवमांश में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका अगला आएगा, वो आपका आ जाएगा आपका जो वृषभ राशि है उसमें आ जाएगा और आपका कर्क राशि है उसमें आ जाएगा। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर ये 3 लिखा होगा कि ये जो कर्क का वर्गोत्तम है यानी कि पुनर्वसु का जो अंतिम चरण है, ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये जो आपका रोहिणी का जो दूसरा चरण होता है, ये भी शुभ माना जाता है क्योंकि वृषभ राशि में यदि कोई ग्रह दूसरे चरण में होगा रोहिणी नक्षत्र में, तो वो जन्म कुंडली में भी वृषभ का होगा, नवमांश में भी वृषभ का होगा। तो ये यदि आपका 3 ये जो पुष्कर नवमांश बताए इसमें अगर आपका ग्रह है तो ये समझिए कि ये सबसे ज़्यादा हाइली ऑस्पिशियस है। इसमें ग्रह होना अभी मैं दिखाऊँगा चार्ट भी आपको दिखाऊँगा कि इसमें ग्रह जाने का क्या मतलब होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ग्रेडिंग समझ में आ गई होगी कि हमने पुष्कर नवमांश को 3 ग्रेड में बाँटा है। यदि आपका जन्म कुंडली में ग्रह क्रूर राशि में बैठा है, नवमांश में सौम्य है, तो वो सी ग्रेड का पुष्कर नवमांश होगा यानी कि वो कोई विशेष फल नहीं देगा। बस थोड़ा बहुत ग्रह में सौम्यता आ जाएगी। बी कैटेगरी जो होती है ये ग्रह को और ज़्यादा ऑस्पिशियस कर देती है यानी कि ये मध्यम सा बली हो जाएगा यानी कि समझ लीजिए कि अब इसको हम क्वांटिफाई नहीं करेंगे लेकिन जैसे आप 1 करोड़ को आप मान लीजिए कि वो लाख रुपए हो गए, इतना ज़्यादा मतलब 10 गुना और 100 गुने का अंतर हो जाता है। और जो ए कैटेगरी है ये सबसे ज़्यादा विशेष कैटेगरी हो गई, इसमें ग्रह जाता है तो ये बहुत अच्छे फल देता है। अब हम एग्ज़ाम्पल चार्ट पे बात करते हैं। जैसे आप ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में आप देखिए कि कौन-सा ग्रह पुष्कर नवमांश में है, तो मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर गुरु जो कि वृषभ राशि में बैठा है, 14 डिग्री का बैठा है, तो मेरे हिसाब से ये रोहिणी नक्षत्र में होगा, वो भी दूसरे चरण में। हम एक बार को इसकी डिग्री भी देख लेते हैं कि क्या डिग्री है, क्या वास्तव में है। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने ये चार्ट देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये वृषभ राशि है और वृषभ राशि में हमने देखा कि यहाँ पर ये जो 13 डिग्री से लेकर के 16-40 लिखा हुआ है, इसमें यदि ग्रह जाएगा तो ये रोहिणी के पुष्कर नवमांश में होगा और वो भी वर्गोत्तम जो ए कैटेगरी का है उसमें होगा। तो क्या ये पुष्कर नौमान जिनकी कुंडली हम देख रहे थे उसमें ये ए कैटेगरी में गया। तो हाँ, इनका जो गुरु है यहाँ पर आप देखिए ये जो गुरु है हमने क्या बात की थी कि वो 13-20 से 16-40 तक जाना चाहिए, तो ये 14 डिग्री का है। यानी कि ये पुष्कर नवमांश प्लस वर्गोत्तम दोनों ए वाला जो हमने अभी बात की थी, ए कैटेगरी में है। अब देखते हैं ये चार्ट किसका है, तो आप यहाँ पर देखिए ये लिखा ही हुआ है कि यहाँ पर जो इनका गुरु है ये रोहिणी के दूसरे चरण में है। ठीक है? ये देखिए ये रोहिणी के दूसरे चरण में है, तो इसलिए ये पुष्कर नवमांश में है। अब हम ये चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट किसका है। तो आप देखिए कि ये चार्ट है इंदिरा गांधी जी का। तो वही है कि पुष्कर नवमांश यदि ए कैटेगरी वाला होगा, तो ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, ऊँचे पद के लिए बहुत अच्छा होता है। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल चार्ट हम देखते हैं। अब देखिए कि ये जो कुंडली है, इसमें कौन-सा ग्रह आपको पुष्कर नवमांश का नज़र आ रहा है। तो हमने बात की थी कि कर्क राशि का जो आपका जो पहला नक्षत्र होता है यानी कि पुनर्वसु का अंतिम चरण यानी कि कर्क राशि में शुरुआत में 0 डिग्री से लेकर के 3:20 में यदि कोई ग्रह बैठा है, तो वो पुष्कर नवमांश में होगा और यहाँ पर देखिए कि गुरु जो है वो 0 डिग्री का बैठा है। तो इसलिए गुरु जो है ये
आपका पुनर्वसु का पुष्कर नवमांश में है। तो क्या इस गुरु की वजह से जिनकी ये कुंडली है उनको अच्छा फल मिला, कोई ऊँचाई मिली, पदवी मिली? तो आप इस कुंडली में आप देखिए कि अच्छा ये नवमांश चार्ट भी लिखा हुआ है। यही यही मैं दिखाना चाह रहा था कि जैसे आप देखिए कि गुरु जन्म कुंडली में आपका कर्क राशि में था यहाँ पर देखिए और जो नवमांश कुंडली में भी ये कर्क राशि में है। तो दोनों तरफ से ये वही मैं बता रहा हूँ कि पुष्कर नवमांश प्लस वर्गोत्तम ये दोनों हो गया। तो ये चार्ट किसका है? ये चार्ट है अमिताभ बच्चन जी का। तो वही है कि ये जो ए कैटेगरी वाला पुष्कर नवमांश है, ये उच्च पद के लिए ऊँचाई का जो बहुत फेमस लोग हैं वो बहुत ही मतलब रेयर होता है कि उ उनमें ये मिलता है, तो वही है कि पुष्कर नोमास अलग-अलग कैटेगरी में है और जो बीच वाला मैंने बताया, वो आप समझ लीजिए कि उनसे थोड़ा-सा एक स्टेप जो लोग नीचे रह गए, थोड़ा-सा एक्टर बने, कम फेमस हुए, प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुँच पाए, थोड़ा-सा बीच में ही उनका नंबर नहीं लग पाया, तो कुछ ना कुछ एक तरीके से वो छूटने को दिखाता है, ठीक है? अब एक और एग्ज़ाम्पल चार्ट हम लेते हैं। इस चार्ट में देखिए कि कौन-सा ग्रह पुष्कर नवमांश में होगा, तो ये भी गुरु अगेन दिख रहा है कि गुरु ही पुष्कर नवमांश में होगा। अगर आप देखिए कर्क राशि में हमने बात की थी कि 0 डिग्री से लेकर के 3-20 तक ग्रह हो तो पुष्कर नवमांश में जाएगा और यहाँ पर गुरु 2 डिग्री का है, तो ये भी पुष्कर नवमांश में है। अब ये बड़ डिटेल भी आपको दे दिया। ये चार्ट किसका है? तो ये चार्ट है भारत के प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह उनका है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो उच्च पद पे लोग बैठते हैं, जो मतलब काफ़ी उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की पद प्रतिष्ठा, मान-सम्मान पाया, उनके कुंडली में ये देखा गया है कि वो पुष्कर नौमान जो ए कैटेगरी वाला है, उसमें ये पाया जाता है। एक और कुंडली आप देखिए कि ये जो कुंडली है, हमने बात की थी ना कि जो धनु राशि है, उसका जो अंतिम चरण जो उत्तराषाढ़ा का आपका पहला पद आता है, वो भी पुष्कर नवमास में होगा। तो आप देखिए कि ये कुंडली में भी आपका पुष्कर नवमास में ग्रह है और सूर्य ही पुष्कर नवमास में है। तो आप देखते हैं कि ये किसकी कुंडली है, तो आप देखिए कि ये जो कुंडली है, ये आपकी स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपका ग्रह ए कैटेगरी में है, तो वो विशेष तौर पे पुष्कर नवमास में जाएगा, ठीक है? अभी लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझानी है। ये तो मैंने आपको चार्ट दिखाया लेकिन क्या-क्या और पॉइंट है जो इसमें आपको ध्यान रखने वाले हैं और कैटेगरी में भी आपकी सब कैटेगरी भी आएगी। यही मैंने अभी यहाँ पर लिखा है कि ये जो रोल ऑफ नक्षत्र है, यहाँ तक तो हमने देखिए ए, बी, सी कैटेगरी में बाँट दिया ग्रहों को या पुष्कर नवमांश को बाँट दिया। लेकिन इसमें भी कुछ एक कैटेगरी आएगी कि भाई सारे जो बी वाले हैं वो सारे मेडिकोर नहीं हो सकते, कुछ उसमें बहुत अच्छे होंगे और जो सारे सी वाले हैं वो खराब नहीं हो सकते हैं। तो इसमें एक सब कैटेगरी भी आएगी कि यहाँ पर देखिए कि बी प्लस लिखा हुआ है और बी माइनस यानी कि एक बीच का बी है और एक बी प्लस है, एक बी माइनस है यानी कि जो बी कैटेगरी दिखाई हमने उससे भी कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो आप स्टार लगे हुए हैं, इससे आप इसको समझ सकते हैं, मुझे इसको समझाना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे हमने आप देखिए कि 2 तरफ से लिया कि नवमांश कुंडली में भी शुभ राशि हो, जन्म कुंडली में भी शुभ राशि हो। लेकिन क्या हमें नक्षत्र को नहीं लेना चाहिए कि यदि वो नक्षत्र भी सौम्य हो, उसकी संज्ञा सौम्य ग्रह मतलब सौम्य नक्षत्र की हो, उसके देवता शुभ हो, मतलब वो ऑस्पिशियस नक्षत्र माना जाता हो, तीक्ष्ण या उग्र नक्षत्र नहीं हो, तो क्या उस नक्षत्र में यदि ग्रह पुष्कर नवमांश में होगा तो क्या और सौम्य नहीं हो जाएगा? तो हाँ, वो और ज़्यादा सौम्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि जहाँ-जहाँ पर मैंने 2 आपका रेड स्टार लगाए हैं, ये आपका सी माइनस में आएगा। क्यों ये सी माइनस में आएगा? क्योंकि जो भरणी नक्षत्र होता है, ये उग्र नक्षत्र माना जाता है मतलब इसके देवता यमराज होते हैं। ये मतलब ऑस्पिशियस नक्षत्र में नहीं काउंट होता है। और इसी तरीके से कृत्तिका भी आपका महत्वाकांक्षी नक्षत्र होता है, सूर्य का अग्निदेव का नक्षत्र माना जाता है, तो इसमें ग्रह का जाना मतलब ये पुष्कर नवमास सी माइनस में आएगा क्योंकि इसका कोई भी बहुत विशेष फल ना क्योंकि नक्षत्र ही जब शुभ नहीं है मतलब शुभता का मतलब है जैसे स्वभाव की शुभता की बात हो रही है। वैसे तो कृत्तिका नक्षत्र व्यक्ति के इच्छाओं के लिए बहुत अच्छा होता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, भरनी वाला व्यक्ति सच्चा होता है, एथिकल होता है, तो वो सारे नक्षत्र के अपने गुण हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उसके एक तरीके से व्यवहार की। जैसे ये जो नक्षत्र होता है, भरणी हो गया, ये मुहूर्त में बताया गया कि किसी को विष देना हो, कुछ आपका सर्जरी कराना हो, ऐसे काम के लिए इसको ऑप्ट किया जाता है। तो आप सोचिए कि भरणी का यदि कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में होगा, तो वो कितना ऑस्पिशियस फल दे पाएगा। इसीलिए इस पे 2 स्टार लगे हुए हैं कि ये सी माइनस की कैटेगरी है, यानी कि इसमें पुष्कर नवमांश में यदि इसमें ग्रह है, तो कोई उसका विशेष फल नहीं जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि अब जो हमने सी लगाया था उसमें ये जो 2 नक्षत्र हैं पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी इसके आगे हम
ने येलो स्टार लगाया। अब ये येलो स्टार आपको दिखाता है कि ये क्रूर ग्रह की राशि में ये दोनों नक्षत्र पड़ेंगे। पूर्वा फाल्गुनी आपका सिंह में पड़ेगा, उत्तरा फाल्गुनी आपका भी सिंह राशि में ही अंतिम उसका जो पद है वो पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर येलो स्टार का क्या मतलब है कि अब ये जो पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी है, ये नक्षत्र थोड़े से सौम्य नक्षत्र हैं, व्यवहार इनका अच्छा होता है ऐसे लोगों का। इसलिए यहाँ पर मैंने येलो स्टार लगाया है कि ये अब सी प्लस हो गया, यानी कि सी कैटेगरी से ये थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा। हालाँकि राशि अभी भी सिंह है, क्रूर ग्रह की राशि है, उसको हम छोड़ नहीं रहे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ऊपर भरणी और कृतिका वाले से, अगर मुझे चुनना हो तो मैं पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी को चुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो वही है कि थोड़ा-सा और एक सब डिवीज़न आता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि फिर यहाँ पर जो वृषभ का अगर पुष्कर नवमांश होगा, आप देखिए कि जो बी कैटेगरी हमने ली थी, आपको यहाँ पर बी कैटेगरी ली होगी कि दोनों तरफ से शुभ ग्रह की राशि में हो। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वृषभ में जो कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है, कृत्तिका का चौथा पद वो पुष्कर नवमांश का होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक रेड स्टार लगाया, इसका मतलब कि ये बी माइनस हो जाएगा, यानी कि ये बी श्रेणी में तो आया है क्योंकि जन्म कुंडली में वृषभ राशि होगी, नवमांश में आपका मीन राशि होगी, लेकिन चूँकि नक्षत्र का स्वभाव बहुत ज़्यादा एक तरीके से सौम्य नहीं है, इसलिए वो बी होने के बावजूद भी उतना अच्छा फल नहीं देगा, इसलिए ये बी माइनस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसे करके अलग-अलग आपका कैटेगरी है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अब मुझे एक और कैटेगरी समझानी है, वो मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे आप देखिए कि जो हमने बात की थी कि बी कैटेगरी में भी कुछ नक्षत्र होते हैं जो और अच्छे होते हैं, जो इसको बी प्लस बना देते हैं, यानी कि आप इसको 3-4 कैटेगरी में बँट जाएगा। सबसे पहले तो ए वाला मैंने बताया था जिसमें कि 3 पुष्कर नवमांश आता है, वर्गोत्तम वाला। उसके बाद आएगा आपका बी प्लस वाला जिसमें ये ग्रीन जो आपके स्टार लगे हुए हैं, ये सारे बी प्लस में आएँगे। फिर बी आएगा, फिर सी प्लस आएगा, फिर सी आएगा, फिर सी माइनस आएगा, तो ऐसे करके आप कैटेगरी में इसको बाँट सकते हैं। अब मैंने इस पे स्टार क्यों हरा स्टार क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि अब ये जो उत्तरा फाल्गुनी याद है ना हमने अच्छा नक्षत्र लिया था, तो उत्तरा फाल्गुनी का जो चौथा चरण है ये कन्या राशि में आएगा और उत्तरा फाल्गुनी क्योंकि एक अच्छा नक्षत्र होता है, कन्या राशि में पड़ता है, नवमांश में ये चरण आपका मीन राशि में पड़ जाएगा। तो नक्षत्र, राशि सब कुछ अच्छा होने की वजह से यहाँ पर हमने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ये बी प्लस कैटेगरी में हो जाएगा, यानी कि ए के बाद ये सबसे अच्छी कैटेगरी ये बी वाली होगी। ऐसे हस्ता वैसे ग्रे नक्षत्र होता है लेकिन ये भी ठीक-ठाक नक्षत्र है। इसलिए इसको भी मैंने ग्रीन कर दिया। हस्ता में ग्रह का जाना और पुष्कर नवमांश में होना पैसे-वैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। पुनर्वसु का दूसरा चरण भी बहुत अच्छा है बी प्लस के लिए। स्वाति का चौथा चरण यानी कि जितने जो ग्रीन वाले हैं ये बहुत अच्छे हैं और आपका जो येलो स्टार जहाँ-जहाँ पर लिखा है वो भी आपका जो सी ग्रेड था उसमें थोड़ी-सी शुभता बता देते हैं और जहाँ-जहाँ पर आपका लाल 2 रेड लिखा है वो बिल्कुल भी पुष्कर नवमांश के अच्छे फल देने वाले नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और जो कुछ हमने बात की थी कि जैसे मान लीजिए कि जो आपके बी कैटेगरी है, जैसे मिथुन राशि में कोई ग्रह जाएगा, तो वो पुष्कर नवमांश में यदि मान लीजिए आर्द्रा नक्षत्र में तो पुष्कर नवमांश में होगा। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र ही अपने आप में बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नक्षत्र नहीं होता है, इसलिए जो ये बी कैटेगरी होने के बावजूद इसमें ग्रह उतना शुभ फल नहीं देगा। इसलिए सिर्फ़ आप उस पे मत जाइएगा कि ए, बी, सी करके निकाल लो। आप एक बार को ये भी डिवीज़न देखिएगा जो मैंने नक्षत्र का आपको डिवीज़न बताया है, तो फिर फलित आपका ज़्यादा सटीक बैठेगा। अब एक बात और करते हैं कि पुष्कर नवमांश और ग्रहों के तत्व, ये क्या है? जैसे देखिए कि हम जैसे पुष्कर नवमांश ठीक है कि बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन क्या ग्रह का जो नैसर्गिक स्वभाव है, उससे पुष्कर नवमांश को हमको नहीं जोड़ना चाहिए? वैसे हम जो ये बात कर रहे हैं कि पुनर्वसु का चौथा चरण बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। आप देखिए कि ये जो चार्ट है इसमें 1 मिनट दीजिएगा मुझे, यहाँ पर अ अ अ, कर्क राशि में ये जो पुनर्वसु का चौथा चरण है, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप देखिए कि राशि जो है इसकी ये कर्क है, जो कि जल तत्व राशि है। नवमांश में भी ये जल तत्व में जाकर के वर्गोत्तम होगा। आप सोचिए कि इस जो पुष्कर नवमांश है, इसमें यदि सूर्य, मंगल जैसे ग्रह बैठ जाएँगे, तो क्या ये अच्छा करेंगे? क्योंकि सूर्य, मंगल जैसे ग्रह आपके 1 मिनट दीजिएगा। बहुत बोल लिया लग रहा है। सूर्य, मंगल जैसे ग्रह आपके अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। अब वो पुष्कर नवमांश में कहाँ जा रहे हैं, तो पुष्कर नवमांश में वो जल तत्व में जा रहे हैं। तो क्या वो तत्व की वजह से वो पुष्कर नवमांश में उतनी सौम्यता रह जाएगी? तो नहीं। ये जो पुष्कर नवमांश है इसमें सूर्य, मंगल जैसे ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाएँगे। क्योंकि भाई वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जल तत्व में वो भी D1 में भी जल तत्व राशि में होंगे, नवमांश में भी जल तत्व राशि में होंगे। मंगल विशेष तौर पे यहाँ पे नीच का हो जाएगा, तो ये आप इससे उतना ज़्यादा
उम्मीद नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो हमने धनु की बात की थी, जैसे आप देखिए कि आपका ये जो धनु राशि है, इसका जो पुष्कर नवमांश है, इसको समझिएगा कि जैसे जन्म कुंडली में भी ग्रह धनु राशि में होगा, नवमांश कुंडली में भी धनु राशि में होगा। उत्तराषाढ़ा का जो पहला पद है, अब सोचिए कि इसमें क्योंकि ये धनु राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, इसमें मंगल, सूर्य जैसे ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे। और वहीं यदि मान लीजिए कि आपका इसमें चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रह आ जाएँ, जो कि जल तत्व के ग्रह होते हैं और वो अग्नि तत्व के पुष्कर नवमांश में जा रहे हैं, नवमांश में भी वो अग्नि तत्व राशि में जाएँगे, तो क्या ये अच्छा फल दे पाएँगे? तो कहने का मतलब है कि तत्व का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से तत्व में जाकर के पुष्कर नवमांश में ग्रह जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा मंगल पुष्कर नवमांश का है, मैं कहूँगा भाई एक बार पुष्कर नवमांश भी तो देख लो कि वो कर्क राशि में पुष्कर नवमांश में गया है या फिर वो मीन राशि में पुष्कर नवमांश में गया है। तो ग्रह के तत्व से राशि के तत्व का कुछ तो मेल खाना चाहिए। तो इसलिए भी कई बार पुष्कर नवमांश रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ पर ग्रह जाकर पीड़ित हो रहा है, तो वो पुष्कर नवमांश में जाकर भी क्या ही भला कर पाएगा। तो ये तत्व का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये मैंने बात कर ही ली मंगल, सूर्य और चंद्रमा, शुक्र की, ये यहीं पर चार्ट लगाया हुआ था, हम नाहा के ऊपर गए थे। खैर, एक और चीज़ इसमें थी, जैसे अभी ये जो हमने तत्व की बात की, आप यहाँ पर देखिए कि ये जो विवेकानंद जी का चार्ट था, इसमें जो सूर्य यहाँ पर धनु राशि में बैठा है, ये सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व राशि में बैठा है, तब ये सूर्य जाकर के इनको बहुत अच्छा फल दे पाया। अब सोचिए कि यही धनु राशि में चंद्रमा जैसा ग्रह आ जाए या शुक्र जैसा ग्रह आ जाए, तो क्या वो अच्छा फल दे पाएगा? तो बात है कि वो नहीं दे पाएगा क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जल तत्व के होते हैं, धनु राशि अग्नि तत्व की होती है, इसलिए तत्व का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब एक और बात है, कुंडली के कारक ग्रह पुष्कर नवमांश में जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर हमने जितने भी उदाहरण चार्ट लिए, ठीक है? इन सब में जैसे कि हमने जो बात की कि आपके हाइली ऑस्पिशियस गए हैं, पुष्कर नवमांश में गए, इन सब में कुंडली के कारक ग्रह ही पुष्कर नवमांश में गए। जैसे इंदिरा गांधी जी के चार्ट में गुरु जो है वो नवमेष है आपका और वो पुष्कर नवमांश में गया है, तो ये कुंडली का कारक ग्रह था। तो कहने का मतलब है यदि कारक ग्रह पुष्कर नवमांश में जाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे और यदि मान लीजिए कि अकारक ग्रह आपके 6, 8, 12 के स्वामी पुष्कर नवमांश में जाते हैं, तो वो एक तरीके से जो उनकी जो आने वाली परेशानी है, उन परेशानियों में थोड़ी-सी कमी हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि आपकी कुंडली का कारक ग्रह आपकी पुष्कर नवमांश की राशि में जाए। जैसे कुंभ लगन में यहाँ पर देखिए कि अमिताभ बच्चन जी के कुंभ लगन में जो गुरु है वो पुष्कर नवमांश में था, लेकिन गुरु यहाँ पे धन और लाभ का स्वामी बनता है, इसलिए गुरु का पुष्कर नवमांश होना यानी कि गुरु इस लगन में ना तो कोई कारक बनता है, ना कारक होता है, तो इसलिए गुरु भी इसमें ठीक-ठाक फल दिया। तो कहने का मतलब है आपकी कुंडली के कारक ग्रह पुष्कर नवमांश में जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे ये आपका ये चार्ट किसका था भाई? अ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है धनु, वृषभ में भी कोई ग्रह नहीं है। अच्छा ये तो D9 चार्ट है, वही मैंने कहा कि ये किसका चार्ट मैंने लगा दिया। 1 मिनट इसको काटते हैं। हाँ, ये वाला जो चार्ट था, ये वीपी सिंह जी का चार्ट था। इसमें आप देखिए कि इसमें भी जो गुरु आपका पुष्कर नवमांश में बैठा है, पुनर्वसु के अंतिम चरण में बैठा है, ये गुरु उच्च का है, नवमेष होकर के लगन में आया है, लगन का मित्र है। तो ये सारी कुंडलियों में जो पुष्कर नवमांश में ग्रह गए, ये कुंडली के कारक ग्रह हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो विवेकानंद जी की कुंडली थी, इसमें सूर्य बैठा है। अब आप साथ-साथ में उसके जो पुष्कर नवमांश में जो ग्रह गया, उसके गुण को भी जोड़िएगा। जैसे सूर्य है ये एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, एथिकल होना, न्यायप्रिय होना, ईमानदार होना, एक तरीके से व्यक्ति एक तरीके से उसकी अपना ही अलग प्रकार का तेज होगा। तो विवेकानंद जी को आप जानते हैं इनके मॉरल वैल्यूज बहुत ही हाई लेवल के थे। तो वही है कि सूर्य और ऊपर से आप देखिए कि ये नवमेष है, कुंडली का कारक है और तब ये पुष्कर नवमास में गया है, तो वही तब इनको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बाकी चीज़ें हुई। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुंडली के कारक ग्रह पुष्कर नवमास में जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। वहीं अकारक ग्रह या क्रूर ग्रह मान लीजिए कि आपके शनि, मंगल या राहु, केतु जैसे ग्रह पुष्कर नवमांश में हो, तो उनकी क्रूरता में थोड़ी-सी कमी आ जाती है और 6, 8, 12 के स्वामी यदि पुष्कर नवमांश में हो, तो वो एक तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि आपके ऊपर सडन कोई परेशानी आने वाली है, तो वैसा कुछ नहीं होगा, कुछ आपका आराम से कोई परेशानी आएगी, एक होता नहीं है, स्वीट पेन जिसको कहते हैं कि भाई चलो बहुत हल्के में ही बच गए, तो वैसा कुछ हो जाएगा, कोई विशेष उसमें चिंता की बात नहीं है। तो वही कहने का मतलब है कि
क्रूर ग्रह पुष्कर नवमास में जाए, तो भी 6-8-12 के स्वामी पुष्कर नवमास में जाए, तो भी इतना चिंता की बात नहीं है। बस ये है कि ऑस्पिशियस प्लैनेट आपकी कुंडली के कारक ग्रह पुष्कर नवमास में जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो मेरे ख्याल से आज आपको पुष्कर नवमास क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आप अपनी कुंडली देखिएगा, उसमें आप इससे देखिए कि कौन से ग्रह पुष्कर नवमास में है, फिर उसके बाद आप उसकी कैटेगरी देखेंगे कि वो कौन-सी कैटेगरी में आ रहा है, सी में आ रहा है, बी में आ रहा है या फिर ए में आ रहा है। यदि आपने देखा ए वाले में आ रहा है तब तो बहुत अच्छा, बी वाले में या सी वाले में आ रहा है तो आप एक बार को सब कैटेगरी भी देख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है कि आपका यदि बी वाले में भी आ रहा है तो वो क्या बी प्लस में यानी कि उसको ग्रीन स्टार मिल रहा है। ग्रीन स्टार क्यों लगाया था? क्योंकि वो नक्षत्र भी शुभ था, तो ये सब आपको पता ही है, मैं ये फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो आखिरी में बस इतना ही कहना है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? इतना सारा मैंने डाटा बनाया है, बहुत एक तो लेट भी हो गया था वीडियो बनाने में। और इस चैनल पे ऐसे बहुत से वीडियो पड़े हैं, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।